अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज नेशनल असेंबली में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ ने दो अहम मामलात पर पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। एक, चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के मुबैना ऑडियो वीडियो स्कैंडल और दूसरा, कल वजीरिस्तान के इलाके बोया में खार कमर चेक पोस्ट में कल पेश आने वाले फायरिंग का वाकया, जिसमें पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक के 5 हामी जाँ बहक हुए, 10 के करीब जख्मी हुए और एक फौजी एहलकार भी शहीद हुए। वाकये में MNA अली वजीर समेत 8 अफराद गिरफ्तार किए गए, जबकि दूसरे MNA मोहसिन दावर जख्मी हुए। हमारे ज़राए के मुताबिक रियासत के खिलाफ बयानबाजी और उकसाने पर मुकदमा दर्ज करने का इरादा है। ये पाकिस्तान की तारीख में अपनी नौयत का नाजरीन पहला वाक़या है जहां 2 MNA के रियासती इदारों के आमने सामने होने के नतीजे में गोलियां चली। ये खबर कल से सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली और बैनुल अक़वामी मीडिया में इस वाक़े की बाज़गश्त सुनाई दी। ISPR की ट्वीट में कहा कि PTM के मासूम हमायतों और कारकुनान को ख्याल रखने की जरूरत है। कुछ लोग मज़मूम मुकासिद के लिए तशद्दुद पर उकसा रहे हैं। दहाइयों की जद्दोजहद के समरात जाया करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कल जो वाकया हुआ है, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। हमने अपनी प्रॉक्सी वॉर्स के लिए फाटा का तशख्खुस तबाह कर दिया, उनका कल्चर तबाह कर दिया। हर दौर में हमने गलतियां की। मैं लफ्ज हम इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं किसी को एक्यूज नहीं कर रहा। मशरकी पाकिस्तान में लैंग्वेज राइट से लेके अगरतला कॉन्स्पिरेसी तक जो वाकयात हुए, वो मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी का सबब बने। हमने इस इलाके को एक्सप्लॉइट किया। हम सब के जो हाथ जो हैं वो रंगे हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस पे कथित तौर पे हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये जो फॉल्ट लाइंस हैं इनको पॉलिटिकली डील करना चाहिए, इनको फोर्स के साथ डील नहीं करना चाहिए। पॉलिटिशियंस को चार्ज लेना चाहिए। वहां के लोगों के अगर ग्रीवियंसेस हैं उनको पॉलिटिकली सॉल्व करें। आप जब तक उस खित्ते को पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में नहीं लेके आएंगे, सरहद के उस पार जो है ऐसे एलिमेंट्स बैठे हुए हैं जो हमारे दुश्मनों के पेरोल के ऊपर हैं, जो हमारे दुश्मनों के आलाकार हैं, वो इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करेंगे। स्पेशल कमेटी जो है नैब वाले इशू पे भी बनाए, इस इशू पे भी बनाए। KP के मेंबर्स को इंक्लूड करें, परवेज खटक साहब को इंक्लूड करें, स्पीकर साहब आप चेयर करें उस कमेटी को। ये जिम्मेदारी बनती है KP के CM की कि वो इस टॉपिक पे बोले। ये खटक साहब की जिम्मेदारी बनती है, ये वहां पे माशाल्लाह CM 5 साल रहे हैं, आज डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो बोले। इंटीरियर मिनिस्टर की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस इशू पे बोलें। प्राइम मिनिस्टर को इस पे बयान देना पड़ेगा, इसको अवॉइड ना करें। थैंक यू। अगर जिम्मेदार लोग जो है इसको अवॉइड करते रहेंगे तो इसके बड़े खतरनाक नताइज निकलेंगे और तारीख हमें माफ करेगी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी एक प्रेस रिलीज जारी की है और उन्होंने कहा है कि ये वाकया PTM के हामियों और सिक्योरिटी इदारों के दरमियान पहले से मौजूद तनाव में शिद्दत पैदा करेगा और उनका यह भी मुतालबा था कि MNA अली वजीर और ज़ेर हिरासत दीगर कारकुनों को रिहा किया जाए। इसके अलावा मामले की तहकीकात और हकायक का पता चलाने के लिए फौरी तौर पर पार्लिमानी कमेटी कायम की जाए। नाज़रीन, आज अवामी नेशनल पार्टी के एक वफ्द को भी इस इलाके में जाने से रोका गया है। इस अहम मौजू के ऊपर हमारे साथ बात करने के हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं, साबिक वजीर दफा और साबिक वजीर खारजा भी रह चुके हैं। उनके साथ तशरीफ रखती हैं दिलीप अब्बास साहिबा, तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर ली हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बराए अमूर खारजा की। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं पेशावर से लतीफ अफरीदी साहब, सदर हैं पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। और नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल जनूबी वजीरिस्तान के वाक़े की पुरजोर अल्फाज में मुजम्मत कर चुका है और उनका ये मुतालबा है कि अली वजीर और दूसरे लोग जिन्हें सिक्योरिटी एजेंट्स ने गिरफ्तार किया है उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। और नाजरीन, बार काउंसिल ने कहा है कि वाक़े की अदालती इंक्वायरी जो है वो भी कराई जाए और इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज के तौर पर वकला आज किसी भी अदालत में पेश नहीं हुए। सबसे पहले अंदलीप साहिबा, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि ये सवाल सभी कर रहे हैं, ऑपोजिशन भी कर रही है, कि आखिरकार हमारे वजीर दिफा, हमारे वजीर दाखिला कहाँ हैं? क्यों नहीं आज क्लियरली आके वो इस अहम मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं? और वो तो ये भी कह रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान साहब को भी चाहिए कि इतना अहम मौजू है, 5 साल आप उस इलाके में हुकूमत कर चुके हैं, आप पहले भी उसके अलावा आवाज़ उठाते रहे हैं, आज क्यों खामोश हैं? शुक्रिया मुनीज़े। ये वाक़या वाकई बहुत ही जिसको कहते हैं डिस्टर्बिंग है, बहुत ही अफसोसनाक है, और स्पेशली उस मौके पे जहाँ
सारी पार्लियामेंट ने मिलके एक बहुत तारीखी बिल पास किया और पहली दफ़ा पिछले 15 साल में 16 साल में इस इलाके को मेन स्ट्रीमिंग का मौका मिला। इसके अंदर डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिए गए और उस मौके पे ये वाकया होना ये वाकई बहुत ही काबिल मजम्मत है। इसीलिए तो मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ मैं इसी का कि मोहसिन दावर पीटीएम के जो एक अहम रुकन है उनके साथ मिलके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26 जो है अमेंडमेंट पास की हाल ही में, एक हफ्ता ही पहले। जी। जब आपने मिलके उनके साथ की तो वो विद इन 1 वीक जो है वो कैसे गद्दार हो गए? मैं अगर आप मेरी थोड़ी सी सुन लें तो मैं जरूर हम सुनने मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहती हूँ, अपनी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमारा जो है बड़ा क्लियर इस पे वाहिद पार्टी है। आपको याद होगा आप सब ने मिलकर जितने प्रोग्राम्स किए इमरान खान पे, जब उन्होंने अपोज किया फाटा ऑपरेशंस को, शायद ही किसी ने, इन पार्टियों ने भी कहा, तालिबान खान आपने भी कहा, सब ने कहा, ही वॉज दी ओनली वन जिसने पहले कहा कि इस इलाके में डेवलपमेंट करो। मगर सिविल सोसाइटी भी ये कहती रही। आई एम सॉरी, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑन द रिकॉर्ड कहती रही। तो मैं ये कह रही हूँ ना आपको कि मैं यहाँ कह रही हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज ने, और उसमें सबसे पहले जो आवाज उठाने वाला था। अच्छा, दूसरा, सबसे पहले इमरान खान ने कहा कि जी ड्रोन्स के खिलाफ और वॉर ऑन टेरर जो है ये सबसे ज्यादा, और आपको पता है 15 साल की मूवमेंट, आज अमेरिका से लेके सब कह रहे हैं कि जी तालिबान के साथ डायलॉग करो। आज आज जिस सिचुएशन में हम हैं, अगर आप मेरी बात नहीं सुनेगी ना मैं नहीं बता, मगर सिचुएशन में हम हैं, ये बड़ी गंभीर सिचुएशन क्यों आई है? क्योंकि सिचुएशन पिछले 15 साल से जितने भी लोग थे, मुझे ये एक चीज बताएं कि कोई आज बैठ के, आई एम ग्लैड ख्वाजा आसिफ की अभी आपने दिखाई, उन्होंने कन्फेस किया, उन्होंने इतराफ किया कि बेड़ा गर्क उस इलाके का उन्होंने किया, उन्होंने इतराफ किया कि हमने तरक्की नहीं की, उन्होंने इतराफ किया कि हमने वहां हम 5 साल ये रहे, 5 साल हम रहे। एक वजीर आजम ने आज तक 10 साल में वहां विजिट नहीं किया। मगर मुझे ये बताइए कि अब ये जो दो आपके कॉलीग्स हैं, नहीं लोग जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि जो दो आपके कॉलीग्स हैं अब उनका क्या होगा, क्योंकि हमारे जराए हमें ये बता रहे हैं कि उनके खिलाफ मुकदमे चलेंगे और आर्टिकल 245 के तहत चलेंगे। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि कैसे आर्टिकल 245 के तहत चलेंगे जब इस इलाके को आपने जम कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा, इस इलाके को और इस इलाके के लोगों को इस तहत तक पहुंचाने वाले कौन है? आपको भी पता कौन है, हमें भी पता है कौन है। हुकूमतें। और क्या आर्मी का क्या काम होता है? आर्मी का काम होता है वहां से सफाई करना। हुकूमतों का पॉलिटिकल काम होता है कि उनको उनके हकूक देना। मुझे ये बताएं, पर ये झड़प जो अब इनके दरमियान दो एमएनएज और फौज के दरमियान हुई, तो देखिए ना, आप दो का जिक्र कर रही है ना, जो जेन्युइन उनका मुतालबा था, पीटीएम का जेन्युइन मुतालबा था ना। नकीबुल्लाह महसूद को मारा, अभी मैं रिसेंट, पहले बात छोड़ दें, नकीबुल्लाह महसूद को मारा, उनका जेन्युइन मुतालबा था कि रावणवार को पकड़ा जाए। अब वो रावणवार जो है वो बहादुर बच्चा है जरदारी साहब का, वो चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले यहाँ पे नहीं, उनसे हम नहीं लेकिन ये दिस इज हाउ इट इज। अगर आप एक बंदे को आप बहादुर बच्चा कहेंगे, ये समझती है कि इनके खिलाफ मुकदमे होने चाहिए, मोहसिन दावर और अली वजीर के खिलाफ। ये अनफॉर्चुनेट है। आज मुराद सईद ने, चूंकि वो उस इलाके से है, IDP था, उस इलाके में रहता रहा, हिज मदर वॉज शॉट, उनकी वालदा को गोली लगी थी। इस सारे उसने खड़े होकर बताया कि जी हम इस हकूक के लिए फाइट कर रहे हैं। आज वो है कि 100 बिलियन उसके लिए दिया जा रहा है। तो ये सारी साजिश कोई, मुझे बताएं कि वो जो अफगान न्यूज थी, सॉरी कल अफगान न्यूज की साइट थी, उसने लोगों की तस्वीरें लगा दी वहां, फिर बाद में क्या कहा कि वो फेक तस्वीरें हैं। ठीक, फेक तस्वीरें हैं। तो ये साजिश किसकी है और कौन यूज कर रहा है इन लोगों को? नहीं तो फिर आपने बिल क्यों पास किया? मुझे तो ये बात नहीं समझ में आ रही कि सारी पार्लियामेंट इकट्ठी हो गई, उन्होंने मोहसिन दावर के साथ बिल पास किया, एक हफ्ते के बाद वही मोहसिन दावर। मैं तो किसी का नाम नहीं ले रही, मेरे पास तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि पीपल आर ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज। इतनी देर बाद डेवलपमेंट और पीस आया, इसमें तो मेरा ख्याल है सब मानते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं, और ये सारा यूटिलाइज करके कि पीस प्रोसेस डाउन हो, डेवलपमेंट फिर ना हो। इसरा अंदलीब साहिबा कह रही हैं, मैं जानना चाहती हूँ, लोग जानना चाहते हैं कि अब क्या होगा। देखिए जो हो गया सो हो गया, अब क्या होगा उसके ऊपर हमें यह भी बताया जा रहा है कि जी आर्टिकल 245 लगाया जाएगा। आप कहते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए, मुझे नहीं पता कि पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। देखिए ये हुकूमत मफलूज और मफरूर है।
देखिए, जब आज ऐवान में जो बराह रास्त 2 लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, वजीर दिफा और वजीर दाखिला, जब दोनों मौजूद थे, परवेज खटक एंड ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर एजाज, फिर वजीर मवासलात कौन हैं जिनका कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं है? मेरी गुजारिश, थोड़ा सा जोग्राफिया सीख लें। मुराद से का ताल्लुक सवात से है, वो फाटा में ना कभी रहे हैं, ना उनसे कुछ का ताल्लुक है। जरूर सवात में भी एक तालिबान ऑपरेशन हुआ था, लेकिन फाटा और सवात बहुत अलग, उनकी कम्प्लेक्सिटीज फर्क है, लिहाजा उसका हमें लेक्चर ना दें कि जी वो तो वहां के। हम ये जानना चाहते हैं, और मैं याद करा दूं, कोई हर चीज तो पहली दफा इमरान खान साहब ने की और किसी ने की नहीं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के दौर के आखिर में जो असल आईनी तरमीम फाटा को केपी में जम करने की, वो हमारी हुकूमत की पेश की हुई है। सबने हमें सपोर्ट किया था, वेरी ग्रेटफुल। ठीक है, वो सरताज अजीज की रिपोर्ट हमारी गवर्नमेंट की रिपोर्ट थी। बता दें, इन्होंने शायद कोई अंदलीब अब्बास रिपोर्ट तो नहीं थी ना? पूछ ले, नवाज शरीफ गया कभी फाटा में? क्या नवाज शरीफ कभी फाटा गया? बात यह है कि एक पूरी टीम को डेप्यूट किया गया। 10 साल हो गए, वज़ीर-ए-आज़म गया फाटा? ये बिल्कुल ही गलत है। लोगों के पारा चिनार में 150 लोग मरे। मैं की मौजूदगी में कहना चाहता हूं कि ये झूठ है कि किसी हुकूमत ने फाटा के लिए काम नहीं किया। ये झूठ है, क्योंकि जो 25वीं आईनी तरमीम है वो नवाज शरीफ गए फाटा, जरदारी कभी गया फाटा? ये सवाल ये है कि उनके जाने से आईनी तरमीम होनी थी। 150 लोग मरे, कभी जाके पूछा था उनके जाने से आईनी तरमीम? ज़रब-ए-अज़म किसने लड़ी है? हुकूमत में लड़ी गई है, बता दें। इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान की हुकूमत से लड़ी गई नहीं। आए देखिए, ये झूठ बोलना बंद कर दे, मेरी उनसे गुजारिश है, और साफ बात करें। देखें, इन्होंने हमें सपोर्ट किया, ये समझते लोग बेवकूफ हैं। वज़ीर-ए-आज़म उस इलाके में कभी नहीं गए। मैं बता दूं, 25th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन सच ये है कि 25वीं आईनी तरमीम मुस्लिम लीग नून ने पास करवाई। मैं उसकी बात कह रहा हूं। अच्छा, आप जो हैं, आप मफलूज और मफरूर हैं कि वजीर दाखिला नहीं बोलते, वजीर दिफा नहीं बोलते, वजीर आजम नहीं बोलते, IMF हो तो मफरूर है। अब ये इतना सीरियस वाकया हुआ, अब हम मैं इनसे पूछता हूं, सवाल ये है कि इस गवर्नमेंट ने कोई बात नहीं, इस मामले में बात की थी DGISPR ने 29 अप्रैल 2019 को। उन्होंने कहा था टाइम इज अप। अब क्वेश्चन जो उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि जब 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गई, जिसमें अब फाटा का कोई वजूद नहीं है, इट इज खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस, इट इज ए सिविलियन एडमिनिस्ट्रेड प्रोविंस ऑफ दिस कंट्री। वहां फिर कोई हमारी जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, जो अस्करी इदारे हैं, वो कैसे किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं? वो किस तरह वहां जो है ये सवाल ये है कि ये बात तो सिविलियंस ने हैंडल करना है। यहां भी ये मफरूर और मफलूज हैं, इनको नहीं मालूम। मैंने कहा हमें नहीं पता क्या हुआ है, कौम को बताएं क्या हुआ है। जिस तरह हम IMF की प्रेस रिलीज पढ़ते हैं, हम ISPR की प्रेस रिलीज पढ़ते हैं। हमारी सो कॉल्ड जो मुंतखब सेलेक्टेड हुकूमत है, वो आके पार्लियामान में मुंतखब नुमाइंदों को नहीं बताती कि क्या हुआ, कल क्या हुआ। मुराद सईद मुंतखब नहीं है। लतीफ अफरीदी साहब, आपकी जानिब आऊंगी। जिस तरह खुर्रम साहब ने कहा कि अब जो है फॉर्मर फाटा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, अब आप मुझे बताइए, ये जो इनको हिरासत में लिया है अली वजीर साहब को, और 7 इनके और अहलकार हैं जिनको हिरासत में लिया है, ये कौन से कानून के तहत लिया है? और अगर ये बात हो रही है कि इनके खिलाफ मुकदमा होगा, तो कौन से कानून के तहत होगा? मैं अपने मोहतरम खुर्रम दस्तगीर साहब से और ये जो मोहतरमा है, मैं इनसे, अंदलीब साहबा, इनसे मेरी गुजारिश है कि वहाँ बहुत से लोग कत्ल किए गए, बहुत से जख्मी हैं, खुदा के लिए इस पे सियासत न करें। फाटा पे, ये फाटा तो नहीं है, अब सूबे का हिस्सा है। अब उसके जो हुकूक है आईन और कानून में, अगर आप वो हुकूक उनको दे दें तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं है। सही कह रहे हैं। मसला जो है वो ये मसला ये है कि वहाँ फौज है। अगर इन्होंने ये ऐलान किया कि इलाके को टेररिस्टों से साफ किया गया, तो फिर वहाँ सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है
वो होनी चाहिए, और मेरे ख्याल में सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन में ये मसले बहुत आसानी से हल होंगे। अभी जहाँ तक वहाँ गिरफ्तारी का ताल्लुक है, तो ये गिरफ्तारी की जो अली वजीर की गिरफ्तारी और उसके साथ जो 8-10 साथी हैं उनको जबरन गिरफ्तार किया गया है, जबर फोर्स के जरिए बंदूक के नाली की वजह से उनको गिरफ्तार किया गया। आज जो आपके खैबर पख्तूनख्वा के बार काउंसिल ने एहतजाज किया है, कोई भी वकील पेश नहीं हुआ अदालत के अंदर, आपके क्या मुतालबा? बिल्कुल, हमारा मुतालबा ये है कि मोहसन दावर वकील है, अली वजीर वकील है, वो दोनों कौम के नुमाइंदे हैं। वो वहाँ एक एहतजाज जारी था, वहाँ उस एहतजाज को हल करने के लिए, उसको सुलझाने के लिए जा रहे थे, और जो लोग मारे गए ये इसके खिलाफ एहतजाज था कि इस किस्म का जबर आईन में नहीं है, कानून में नहीं है। तो अगर ये इलाके सूबे में जम किए गए और FCR खत्म किया गया, तो ये जबर और ये जुल्म ये किस कानून के तहत किया जाता है? ये इसके खिलाफ एहतजाज था। अंदलीब साहबा, देखिए हर कोई ये कह रहा है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हरकत में आना चाहिए। अब फाटा जो है खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, तो अगर उनको आपने हिरासत में लेना ही है तो फिर वहाँ की पुलिस जिसकी हम इतनी तारीफ करते हैं रात दिन, वो ले इनको। मेरे ख्याल गवर्नर जो है और बाकी लोग जो है वो बिल्कुल इन एक्शन है, और वो अपने जिरगे और बाकी जो कॉमन वहाँ पुरानी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनके थ्रू भी इस चीज़ को डिफ्यूज़ कर रहे हैं, और ऑब्वियसली वो तब बताना चाहेंगे जब वो इट इज़ टाइम टू टेल। बट एक चीज़ मैं बड़ी क्लियरली बता दूं, आई एग्री विद लतीफ़ अफरीदी साहब, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं कि अगर इनको मेन स्ट्रीम किया जाता, 10 साल पहले इन पे डेवलपमेंट की जाती, यहाँ तालीम दी जाती, सेहत दी जाती, इनको हकूक दिए जाते, आज ये वाकया ना होता। अंदलीब साहिबा जी की मिलिट्री कोर्ट तो खत्म हो गई, अब केस वो कह रहे हैं कि जी एंटी टेररिज्म कोर्ट में चलेगा। Again, I said to you, I am not a lawyer. No, but this is the government ना जी, इसके अंदर you don't need to be a lawyer ना, how do you need to be a lawyer? बंदे को बुलाए, मैं तो आपको ये बता रही हूँ, वो तो रहा है इवेंट टू डिस्टेबलाइज फाटा। ये जब से उनको पता चला कि यहाँ पीस आ गई, डेवलपमेंट शुरू हो रही है, ये पूरा ये प्लान है टू डिस्टेबलाइज द रीजन। अच्छा, इसके ऊपर बात करेंगे, चूंकि खुर्रम साहब भी रह चुके हैं डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर। जो स्पीकर साहब थे उनको इन्फॉर्म किया गया था कि 2 MNAs जो हैं उनको हम अरेस्ट कर रहे हैं, चूंकि ये रूल्स हैं आपकी नेशनल असेंबली के। ये तो आप स्पीकर साहब से पूछें। अभी तक कोई ऐसा स्पीकर साहब ने इंडिया नहीं दिया कि उनको इन्फॉर्म किया गया, और चूंकि आई रिपीट कि यहाँ जो है एक लीगल ग्रे एरिया में ऑपरेट हो रहा है इस वक्त, क्योंकि अब तक तो जो वजीर कानून है खैबर पख्तूनख्वा के, उनको आके या पाकिस्तान के इंटीरियर डिफेंस मिनिस्टर को, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, आइडियली डिफेंस मिनिस्टर को आके बात करनी चाहिए कि भाई वहाँ एक्चुअली क्या हुआ और कौन से कवानीन है जिनके तहत हम ऑपरेट करें। लिहाजा ये बिल्कुल एज आई सेड, ये हुकूमत जो है ये दे आर फ्यूजिटिव्स, वो किसी को भी बताना नहीं चाहते क्या मामला हुआ। अब इशू ये है कि अनलाइक प्रीवियस असेंबलीज, ये पाकिस्तान की पहली असेंबली है जो फाटा के लिए, जहां उसके बंदे बैठ के फाटा के लिए लेजिस्लेट कर सकते हैं। फाटा के ऊपर अब सारे कवानीन का इतर होता है, लेकिन वहां चूंकि एक पुरानी हिस्ट्री आ रही है खराबी की, और वो हिस्ट्री जो है बड़ा आसान है कि पिछली 2 इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के ऊपर सारा कुछ मलबा डाल देना। पहली दफा फाटा में फौज हमने नहीं भेजी थी, जिन्होंने भेजी थी ना उनसे पूछे क्यों भेजी थी, और जब नेक मोहम्मद से पहला जो है वो पीस एग्रीमेंट किया था तो क्यों किया था, और फिर उसको मार क्यों दिया। तो वहां तो एक बड़ी भयानक तारीख है, ये भी भूल जाते हैं 10 साल की गर्दान में कि भाई पहले तो राह निजात करके साउथ वजीरिस्तान को आजाद कराना पड़ा था। अब क्वेश्चन ये है कि अगर वहां अभी भी ये माइंडसेट है कि जी जो माइंडसेट असल में पाकिस्तान की तारीख में प्रेवलेंट रहा है कि जो भी, देखिए यहां हमें सवाल उठाना पड़ेगा ना कि अगर DGISPR ने कहा कि देयर टाइम इज अप, इसका क्या मतलब है। इंटीरियर मिनिस्टर को उस वक्त भी आके, हमने उस वक्त भी डिमांड किया था कि इंटीरियर मिनिस्टर आकर बताए व्हाट डज इट मीन, कि अगर इफ देयर टाइम इज अप, अगर वो लोग गद्दार हैं तो फिर उनके ऊपर मुकदमे बनने चाहिए थे। यहां तक कि यबतल वाली फायरिंग हो गई। इसी तरह जो है वो अगर फरमाते हैं कि जी मदरसों का हम ये करेंगे वो करेंगे, तो हमारे वजीर तालीम किधर हैं,
या जो है वजीर इंटीरियर अगेन कहा है कि जी अच्छा जी हम मतलब ये हुकूमत कुछ नहीं बताती। पार्लियामेंट्री कमेटी बन पाएगी इस मसले के ऊपर? जी देखिए, ये एज आई सेड, ये हुकूमत पीपल्स पार्टी आपके साथ होगी? जी पीपल्स पार्टी हमारे साथ होगी, लेकिन ये हुकूमत जो है इन सारे मामलात से डील नहीं करना चाहती। इन्होंने आउटसोर्स कर दिया है। इनकी तरफ से ये मफरूर और मफलूज है कि जी हम इस मामले में कोई बात नहीं करेंगे, हमारा वाहिद काम ये है कि पिछले 10 साल की हुकूमतों के ऊपर मलबा फेंको, गंद फेंको, गलाजत फेंको और आगे चलो कि जी सारा कुछ उन्होंने किया हुआ है। जिम्मेदारी, कल जो वाकया हुआ, गवर्नमेंट ऑफ केपी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये उनकी जिम्मेदारी है। उनको आके सामने बताना पड़ेगा क्या हुआ, कौन से कवानीन का इतलाक हुआ, कितने लोग हुए। नाज़रीन, इधर छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद लतीफ अफरीदी साहब से पूछेंगे कि इसका कानूनी हल क्या हो सकता है। लतीफ अफरीदी साहब, आप एक इंडिपेंडेंट वॉइस हैं। अब हमें यह बताया जा रहा है कि अली वजीर साहब के खिलाफ मुकदमा जो है एंटी टेररिज्म कोर्ट में चलेगा, तो वकला का क्या मुतालबा होगा? आप इस मामले को कैसे देखेंगे? ये सही सिमत में जा रहा है? देखो, ये बड़ी ज्यादती होगी और ये मैं साथ ये बताता चलूं कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, तो क्या ये फाटा के जो साबका फाटा के इलाके हैं, उनमें वही पोजीशन जो है वो दोहरा रहे हैं कि वहां भी लोग पहाड़ों में चले और गोरीला जंग लड़ें। मैं समझता हूं कि अली वजीर को पकड़ना, उस पर ATC में मुकदमा चलाना, ये बिल्कुल गलत है और ये पाकिस्तान के खिलाफ मैं कहूँगा कि बजाते खुद ये साजिश है। उन गरीबों पे को गद्दार कहना तो एक बात है, उन्होंने कौन सी गद्दारी की है वो आप मुनीज़ा जरा हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड को देखें, उसमें हर पख्तून के लिए लिखा जाता है कौम अफगान। अब ये जो उस रोज ISPR वाले, ये तो बाबा हमारा रिकॉर्ड में है, आपके ऑफिशियल रिकॉर्ड में है, उसने कोई कुफर नहीं किया, उससे वो गद्दार नहीं होता। ये गद्दारी के कारखाने बंद होने चाहिए। और एक बात मैं खुरम भाई से, अंदलीब साहब से और दूसरे जितने भी हमारे सियासी लीडर्स हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि खुदारा ये सियासत करो, लेकिन इक़्तिदार आपके पास होना चाहिए। फौजी जो इन्होंने कहा जी मफरूर हुकूमत है, इनकी तो सारी पार्टी मफरूर है। शहबाज शरीफ मफरूर, इसहाक डार मफरूर और आज उनके साइन हो गए हैं, हम उनको वापस लेके आएंगे। सुलेमान शरीफ मफरूर, पूरी फैमिली हमजा की मफरूर। अब इसमें क्या है, ये मफरूर क्यों हैं? जब इनके ऊपर हाथ पड़ता है टीटियों का, क्योंकि इन्होंने अपने एसेट्स बाहर रखे हैं, बच्चे बाहर रखे हैं, जब इनकी करप्शन पे हाथ पड़ता है ये भाग जाते हैं। इन्होंने 10 साल हुकूमत की, मिलके दोनों पार्टियों ने, दोनों के एक ही मनी लॉन्ड्रर था बरलास्ट ट्रेडिंग, जो कि आपकी चैनल्स ने दिखाया है, और ये हर दफा बाहर गए। फाटा क्या पूरे पाकिस्तान को जिस उस पे छोड़ के गए। ये कह रहे हैं मफरूर, हम एक मफरूर हुकूमत है, हम तो यहाँ अभी आए हैं और 10 साल इन्होंने बैठ के लूट के सारे टीटियां लेके बाहर चले गए। यहाँ बैठ के ये कहते हैं कि जी हमारा दिल 10 साल कभी हो सकता है कि 2 हुक्मरान उस इलाके में गए। देखिए मेरी गुजारिश है, मोहतरमा ने जो गुफ्तगू फरमाई है उसका, जो मेरे 3 पाकिस्तानी भाई शहीद हुए कल वहां और 45 जख्मी, उससे क्या ताल्लुक है? उससे क्या ताल्लुक है? बताइए ना, सीरियस मामला है। लोग अपने हकूक मांग रहे हैं, लोग अपने हकूक मांग रहे हैं और आप उन पर गोलियां चला रहे हैं। 70,000 लोग नहीं हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार 2 MNAs के ऊपर इस तरह गोलियां चली हैं। लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। 5 साल आपने खैबर पख्तूनख्वा में की। मैं तो कह रही हूँ सारा मेरा जवाब सुने ना, आपने फिर इंटरप्ट कर दिया। नहीं, मैं अब जवाब तो उन्होंने काटा। हाँ, मैं ये कहती हूँ, मैं बिल्कुल कहती हूँ, एक थरर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कराएं और पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि असल में वो जो तस्वीरें लगाई अफगान वेबसाइट पे, वो किसने लगाई, क्यों फेक लगाई, कहां तक पहुंची होगी, सारी करें और इस पूरे मामले तक होनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए। हम वी आर फॉर इन्वेस्टिगेशन। जो भी आप करवाना चाहते हैं आप करवाएं,
मेरे ख्याल में इसकी तय तक पहुंचना चाहिए। पार्लियामेंट्री पार्टीज करेंगी या इसके अंदर जिसना लतीफ साहब कह रहे हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। देखिए मैं अगेन आई एम नॉट लाइक आई सेड, आपका मौकफ तो है ना, हमारा मौकफ ये है कि जी इसकी बिल्कुल प्रोब, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन कराएं एंड गो टू द ट्रूथ। ठीक, अब इंक्वायरी कौन करेगा ये सवाल। मेरी गुजारिश है कि हमें अगर कोई एक सबक सीखना है पाकिस्तान की तारीख से, तो हमें अपने ख़ास तौर पर मुंतखब नुमाइंदों को, लेकिन किसी भी पाकिस्तानी को, 2-3 चीज़ें नहीं कहनी, गद्दार, डाकू, चोर और काफर। हमने इस तरह अपने जमहूरियत को मतून किया है, और जिसने भी अपने हक मांगे कह के उसको जेलों में डाले, ये आज की हिस्ट्री नहीं है। मगर अब तो वो मुकदमा चलाने जा रहे हैं जी, अब वो मुकदमा चलाने जा रहे हैं। अब मैं यही तो मैं जानना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान के मुंतखब अवाम ने मई 2018 में फॉर्मर केपी को पूरी तरह पाकिस्तान का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया, जिसमें शामिल है कि पाकिस्तान के आइन के में शुरू में जो बुनियादी हकूक हैं वो अब वहां के रहने, अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए कि वहां के रहने वाले मेरे भाइयों और बहनों के पास पूरे हकूक उन्हें मिल गए। अब उसका जवाब गोलियों से तो नहीं हो सकता ना। अगर प्रोटेस्ट हुआ भी है वहां, जो मफरूर है, मैं फिर कहता हूं, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के तरह वो कहां है, उनके लोग, उनकी एक्सप्लेनेशन, उनके वजीर कानून कहां है, उन्होंने आकर खड़े होना है, क्योंकि टेरिटरी उनकी है। इन्होंने अपनी सारी तकरीर की आज पार्लियामेंट में, हम सारे आए हुए थे ना जवाब देने, सब मौजूद थे। मुराद सईद उठा, ये वॉकआउट कर गए। अगर वजीर दिफा खड़े होते हम उनकी बात सुनते, वो रेलेवेंट है। मुराद सईद जो है, अगर वजीर दाखिला खड़े होते, वो कौन है? उनकी जिम्मेदारी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर मुराद सईद की जिम्मेदारी नहीं है, मेरा भाई है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी, जिसकी जिम्मेदारी है उसको खड़ा होकर जवाब देना। अगर जिसकी जिम्मेदारी है वो बोलते हैं, उसके बाद परवेज खटक बोलते, उसके बाद बोलेंगे, सबने बोलना था, कोई सीक्वेंस तो रखा था। ऑपोजिशन की तरफ से आईएमएफ की तकरीर हो, जवाब मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन अपनी जो परफॉर्मेंस है, दो सीरियस इश्यूज को रेड हैंडेड पकड़े जाते हैं। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने 2 इश्यूज रेज किए। एक, उन्होंने नैब चेयरमैन की वीडियो रेज किया, उसका जवाब मिनिस्टर फॉर लॉ से आना चाहिए था। और ये जो फाटा वाला मामला है, इसका जवाब डिफेंस मिनिस्टर से आना चाहिए था। वो दोनों नहीं है। मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन जो है वो वन ऑल कैच ऑल जो है जवाब देने की मामला कैसे बढ़ेगा, ज़हनियत नजर आ रही है। अब्बास साहिबा ये कह रही हैं कि ठीक है जी, हम यहाँ पे तहकीकात कराने को तैयार हैं। अपोजिशन पीएमएलएन कहती है कि आप पार्लियामेंट्री कमेटी के तहत तहकीकात कराएं, आप कहते हैं कि अदालती तौर पे होना चाहिए। और कौन मानेगा फिर ये सारे मुतालबात, और कैसे ये मामला सुलझेगा? देखिए मुनीज़ा है बज़ाहिर, और मैं समझता हूँ कि जो नई जो सिविलियन हुकूमत है, ये तमाम काम उसके हैं। जमहूरी तौर पर ये मुंतखब हुआ है और ख़ुद को जमहूरी हुकूमत करार देकर अपनी जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए। ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस वाक़े की तहकीकात कराएं। तो अगर ये जुडिशल इंक्वायरी ना हो, और ये 13 जो आदमी मरे हैं, 13 आदमी मरे हैं, 40 के लगभग जख्मी हुए हैं, 3 आदमी नहीं मरे, तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये इंक्वायरी हाई कोर्ट के जज से की जाए, और वो जो है पार्लियामेंट में पार्लिमानी कमेटी जो है वो तो आज़ाद है, वो तहकीकात करे, वो भी करे, ये भी करे। लेकिन चूंकि जिस तरीके से जो नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है, और जिस माहौल में हुआ है, वो पार्लिमानी कमेटी वो नहीं कर सकती, वो जज उनके पास शायद वो कैपेसिटी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया लतीफ अफरीदी साहब, आपने हमें पेशावर से ज्वाइन किया। नाजरीन, छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम बात करेंगे जो वजीर आजम मोदी साहब को फ़ोन किया है, हमारे वजीर आजम ने इमरान खान साहब के जानिब से एक फ़ोन कॉल गई है, और उसके हवाले से उनकी जल्द ही एक मीटिंग है बिश्केक के अंदर 14 और 15 जून को, उसमें क्या होगा हम बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक अहम मुलाकात होने लगी है बिश्केक के अंदर 14 और 15 जून को, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं
वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की साइडलाइन पे मुलाकात करेंगे। मगर हमारी इतलात ये है कि जी अभी तक हतमी फैसला नहीं हुआ कि वज़ीर आज़म इमरान खान बिश्केक जाएंगे। देखिए, अभी तो प्लान सारा बन रहा है। जहाँ तक इंडिया की नई गवर्नमेंट का ताल्लुक है, ठीक है, उसको हमने एज प्रोटोकॉल कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है, उनको फ़ोन भी किया है और हमारा स्टांस बहुत क्लियर है। वी वांट डायलॉग एंड वी वांट पीस। और उनका आपको पता है स्टांस क्या रहा है, वो एस्केलेट करना चाहते हैं, वॉर मॉन्गरिंग में जाना चाहते हैं, हम उसको डी एस्केलेट करना चाहते हैं। हमारा जो स्टांस रहेगा वो यही रहेगा कि करतारपुर के थ्रू और थ्रू एनी अदर वी वांट कम्युनिकेशन, क्योंकि इस रीजन के अंदर एस्केलेशन जो है और इंस्टेबिलिटी इज वेरी डेंजरस। और आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि वजीर आजम साहब जाएंगे। खुर्रम साहब, आप ऑपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, क्या वजीर आजम इमरान खान को बिश्केक जाना चाहिए? जी, जाना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि गुफ्तगू करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इशू ये है कि इमरान खान साहब जो हैं पिछले चंद महीनों में 2 तोहफे इन्होंने भिजवाए हैं नरेंद्र मोदी को। एक तो जब उन्होंने अपने न्यूयॉर्क टाइम्स इंटरव्यू में फरमाया, वर्ड फॉर वर्ड कहूँगा मैं, मिस्टर मोदीज गवर्नमेंट माइट एक्चुअली बी द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉर सेटलिंग द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज राइट विंग हिंदूज वुड सपोर्ट मिस्टर मोदी इन अचीविंग इट। ये 9 अप्रैल 2019 को जो इंटरव्यू छपा था उसमें उन्होंने फरमाया। दूसरा तोहफा जो है, उन्होंने इससे पहले जो एक तकरीर फरमाई थी बालाकोट अटैक के बाद, जिसमें उन्होंने कहा था कि whenever we ask India to start a dialogue, it always lays a precondition of discussing terrorism. I am telling you, we are ready to talk about terrorism. अब बात यह है कि ऑलरेडी ये कंसेशन हो गई है कि अच्छा जी, हम कश्मीर की कंडीशन की बात नहीं की ना प्राइम मिनिस्टर ने। उन्होंने कहा जी कश्मीर के बगैर हम बात करने के लिए तैयार है टेररिज्म पे। आपने ये भी कहा, उन्होंने अपनी प्रेफरेंस भी जाहिर कर दी। तो अब जो है वो हमें बहरहाल एक आगे चलना है, हिंदुस्तान के साथ गुफ्तगू से ही चलना है। लेकिन जो तजर्बा है वो ये है प्राइम मिनिस्टर मोदी का कि कुछ लोगों का ये ख्याल था, जो एक इल्यूजन गालिबन इमरान खान साहब को भी है, कि वो निक्सन इन चाइना सिंड्रोम है कि चूंकि वो एक राइट विंग पार्टी है, ओनली वो अगर वो राइट विंग पार्टी उसके पास वो स्पेस होता है कि वो पीस कर सके। देखिए, विद प्राइम मिनिस्टर मोदी व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। एक हिंदू सुप्रीमेटिस्ट, उसने 4 साल उसी के ऊपर अमल किया। उन्होंने जो है वो LOC के ऊपर मैसिव एस्केलेशन की है 2017 और 18 में, और उसके बाद जो कश्मीर में उन्होंने बंदे जिस तरह पैलेट गन्स का इस्तेमाल करके और हर किस्म की जो रिप्रेशन है, इसमें ये उम्मीद करना कि जी प्राइम मिनिस्टर मोदी माइट बी द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, मेरे तो ख्याल में ये खुशफहमी। आपको नहीं लगता कि अब इतनी भारी अक्सरियत के साथ जब वो वापस आए हैं तो वो दोस्ती का हाथ पाकिस्तान की तरफ बढ़ाएंगे? देखिए जी, उनके मैनिफेस्टो में लिखा है कि वो अपना आर्टिकल 370 ये चेंज करना चाहते हैं। वो तो वो उन्होंने कहा है। ठीक है जी, वो जब अपने मैनिफेस्टो में उनकी कमिटमेंट है, तो हम ये देख रहे हैं कि एक हॉस्टाइल शख्स जो है, एसेंशियली हुआ ये है जी कि वी आर नो लॉन्गर डीलिंग विद एन इंडियन गवर्नमेंट, वी आर डीलिंग विद ए हिंदू गवर्नमेंट, जिसके जो प्रेजुडिस्ड व्यू है वो अब उसमें हमें बगैर किसी इल्यूजन्स के डील करना है। प्राइम मिनिस्टर जाएं, बात करें, जरूर बात करनी चाहिए, लेकिन ये कोई इल्यूजन कि जी प्राइम मिनिस्टर मोदी के दोबारा आने से कश्मीर हल हो जाएगा, ये कोई एज ऑफ टुडे ऑप्टिमिज्म इज जस्ट नॉट वारंटेड। ये जो बात की ना इन्होंने, और वो मेरे ख्याल है एंकर्स के साथ भी, और एंकर्स ने भी क्लैरिफाई किया था मीटिंग पे, उन्होंने ये सवाल पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा कि वो अगर बड़ी मेजॉरिटी के साथ आएंगे ना, उनके लिए डिसीजंस टफ लेना आसान होगा। So it's a tough decision कश्मीर का, compared to a weak government like कांग्रेस, जिसकी शायद सीटें कम हो और उसको डिसीजन लेना मुश्किल होगा। नंबर 1। नंबर 2, टेररिज्म की बात की इन्होंने, बड़ी जबरदस्त बात की, बिल्कुल पढ़ के सुनाया, आई एम वेरी ग्लैड। टेररिज्म की बात तो सबसे पहले होनी चाहिए, क्योंकि टेररिज्म की बात इन्होंने की ही नहीं 5 साल, कुलभूषण यादव का नाम ही नहीं लिया। मैं आपकी यहाँ से एक सवाल पूछ लूं मोहतरमा से, 10 महीने इनकी गवर्नमेंट को आए हुए, वजीर आजम इमरान खान के मुंह से कुलभूषण यादव का लफ्ज निकला है कि नहीं? बिल्कुल निकला है, बल्कि उनको आपने किसी पब्लिक स्टेटमेंट में उन्होंने अभी तक कुलभूषण यादव, मेरा चैलेंज है, मेरा चैलेंज है कि 5 साल इसके पर हम आगे बढ़ेंगे, मगर आर यू होपफुल कि मोदी साहब जो इतनी भारी अक्सरियत के साथ आए हैं, आफ्टर ऑल आप जो फॉरेन अफेयर्स की कमेटी है उसकी आप हेड करती हैं उसको, कि ये अब वो वाले मोदी नहीं होंगे, और जिस तरह खुर्रम साहब कह रहे हैं कि यू आर टॉकिंग टू अ हिंदू इंडिया, नॉट टू एन इंडियन। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ खुर्रम के साथ। यू एग्री? आई कंप्लीटली एग्री विद हिम
कि मोदी के द चांसेस आर कि इस दफा वो ज्यादा नेशनलिस्ट, ज्यादा हिंदुस्तान में जाए, बिकॉज ही हैज अ बिगर मेजॉरिटी। और हमारे लिए ये वाला जो मोदी है, ही इज गोइंग टू बी मोर डिफिकल्ट टू टैकल। मगर मुझे ये बताइए कि ईस्टर्न एयर स्पेस जो है, काफी बात हो रही थी कि आप उसको खोलेंगे, अब कई महीनों से ईस्टर्न एयर स्पेस पुलवामा के बाद बंद था, इतना ज्यादा नुकसान हो रहा था, मगर सुषमा स्वराज साहिबा को आपने स्पेशल परमिशन दी कि वो बिश्केक चली जाएं और पाकिस्तानी एयर स्पेस इस्तेमाल करें। तो क्या हुकूमत ने कोई हतमी फैसला किया कि जी आप अपनी ईस्टर्न एयर स्पेस कब खोलेंगे लोगों के लिए, आम लोगों के लिए? ऑब्वियसली दोनों मुल्कों को नुकसान है, इंडिया को ज्यादा नुकसान है क्योंकि उनकी बहुत सारी फ्लाइट्स जाती हैं, एंड वी वांट के ये खुले, लेकिन कोई डायलॉग हो, कोई बातचीत हो तो खुले। उस वक्त तो इलेक्शंस का माहौल था एंड नोबडी इज विलिंग टू टॉक। होपफुली कम से कम बातचीत तो शुरू होगी, एंड ये भी एक एजेंडा पे आइटम होगा। तो बिल्कुल बात इसका मतलब है कि 14-15 जून को हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दोनों मुल्कों की जो एयर स्पेस है वो आम लोगों के लिए भी खुल जाए। लेट्स होप सो। दलीप अब्बास साहिबा, खुरम दस्तगीर साहब, लाला अफरीदी साहब ने भी, लतीफ अफरीदी साहब ने भी हमें पेशावर से ज्वाइन किया था। नाजरीन, आखिर में सिर्फ मैं एक चीज़ कहूँगी कि मसलों का हल कभी गोली से नहीं हो सकता, मुज़ाकरात से ही हो सकता है, और मुज़ाकरात सियासतदानों को ही लीड करना है। इसलिए पूरी अवाम, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की अवाम आज उनकी तरफ